के रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोलकाता पुलिस से कहा है कि जांच तुरंत सीबीआई को सौंप दी जाए। कोर्ट ने प्रिंसिपल का बयान लेने में देरी पर भी सवाल उठाए हैं और राज्य सरकार से पूछा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टरों की चिंता दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 9 अगस्त को कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट में सच्चाई है तो पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से 2 हफ्तों में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है और देश के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम बंद कर रखा है और डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग वो कर रहे हैं। आईएमए ने डॉक्टर्स के आंदोलन का समर्थन किया है। आपको बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में 31 साल की एक जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके साथ बलात्कार की भी पुष्टि हुई है। पुलिस ने संजय राय नाम के एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की और कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। We want resignation of the health minister as well as chief minister. We want please arrest Vineet Goyal, CP Calcutta, Dr. SP Das, personal physician of the chief minister, and Dr. Sandeep Ghosh. They are the main architect of this genocide. इधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे बंगाल नहीं, सारे देश इस पर आंदोलित है। सारे देश की रोष उभर रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालात बदतर होते जा रहे हैं। जो पहले हम लोग शिकायत करते थे वो सही निकले। आईएमए ने भी डॉक्टरों की हड़ताल का समर्थन किया है। आज उनका एक प्रतिनिधिमंडल हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मिला। वहीं कल एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेगा। जेपी नड्डा ने कहा है कि कोलकाता में महिला सीएम के रहते इस तरह की वारदात होना शर्मनाक है। बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। लॉलेसनेस चरम शिखर पर है और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है। ये और भी चिंताजनक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पर सफाई दी है। उनका कहना है कि वो टैक्स कम से कम लगाना चाहती है, लेकिन देश की चुनौतियों से निपटने के लिए टैक्स की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई काम करने हैं, इसके लिए फंड के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हो सकते, इसलिए टैक्स लगाना पड़ रहा है। There are times when, being the finance minister, it doesn't give me motivation when I have to answer people about why are our taxes like this? Why can't we even be lower than this? I wish I can bring it down to almost nil. But India's challenges are severe and the challenges will have to be overcome. I seek very learned crowd before me, graduates, PhD holders, to understand India's challenges. I have taken the example of the renewable energy as one of those sustainable sources for energy for a growing country like India. HDFC बैंक में दबाव ने लगातार सेंटीमेंट बाजार का बिगाड़ रखा और आज के बाजार में सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं निफ्टी बैंक में करीब 1.5% की गिरावट रही। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरावट पर बंद हुए और डिटेल लेते हैं सुमित मेहरोत्रा से। बताएं सुमित, आज सबसे ज़्यादा किन सेक्टर्स में तेज़ी रही और कहां सबसे ज़्यादा रही कमज़ोरी?
देखिए निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात किया तो आज टाइटन का नाम शुमार था, उसमें अपोलो हॉस्पिटल दूसरा नाम, 1.5% की खरीदारी यहाँ थी। टाटा कंज्यूमर 1% ऊपर और डॉक्टर रेड्डीज करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल 3.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक 3.5% नीचे, एचडीएफसी लाइफ 2.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस करीब 3% बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। पीबी फिनटेक आज मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में शुमार था। फोर्टिस हेल्थकेयर दूसरा हॉस्पिटल स्टॉक जो कि तेजी में था। और अरबिंदो फार्मा 3.5% ऊपर, ऑयल इंडिया करीब 3% की खरीदारी यहाँ देखने को मिली। केमिकल स्पेस में आज बिकवाली थी, तो उसमें से दीपक फर्टिलाइजर एंड केमिकल करीब 6% नीचे, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर करीब 3.5% नीचे, ओबरॉय रियल्टी करीब 4% नीचे और गुजरात गैस यहाँ पर भी करीब 3.5% बिकवाली थी। आज पूरे केमिकल बास्केट में बिकवाली थी, तो दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्री जैसे नाम जो कि हैवी बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। और बाजार में गिरावट की खरीदारी की स्ट्रैटेजी रखें, ये कहना है व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ आशीष सोमैया का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में आशीष सोमैया ने यह भी कहा कि यूएस में मंदी की आशंका से थोड़ा करेक्शन संभव है। ऐसे किसी भी ग्लोबल कारण की वजह से या ऐसे किसी भी इमेजिनेटिव कारण की वजह से अगर करेक्शन मिलता है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि फिलहाल अभी थोड़े समय पहले तक तो सब वैल्यूएशंस की चिंता और वैल्यूएशंस की कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन अगर जो कारण आप बता रहे, समझो यूएस रिलेटेड कोई कारण है या जैसे ये हिंडनबर्ग वाला न्यूज था, ऐसा कोई कारण से अगर करेक्शन मिलता है तो जरूर उसका फायदा उठाना चाहिए। पिछला 2.5-3 साल इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, इंडिया के लिए रिलेटिवली बेटर है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफी खराब रहा है। तो अगर अमेरिका में अगर नेगेटिव न्यूज आती है, रिसेशन फियर्स आती है, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में टेम्पररी वीकनेस हो सकती है, बट मैंने देखा है कि विद सम लैग इफेक्ट इमर्जिंग मार्केट का रुख बदलता है वहां से फिर, तो उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और आने वाले 2-3 महीने में अगर कोई नेगेटिविटी या करेक्शन आती है, तो खास करके अमेरिका की वजह से, तो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए हमको। आज शेयर मार्केट में फर्स्ट क्राई और यूनिकॉमर्स के आईपीओ की लिस्टिंग हुई। फर्स्ट क्राई के आईपीओ को बम्पर रिस्पांस मिला। फर्स्ट क्राई की पेरेंट कंपनी ब्रेनबीज सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयर एनएसई पर 40% प्रीमियम पर लिस्ट हुए। इस तरह फर्स्ट क्राई के हर एक शेयर को पर निवेशकों को 122 रुपये का मुनाफा मिला। कंपनी के आईपीओ को भी निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिला था। वहीं दूसरी ओर यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई। एनएसई पर यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस का शेयर 235 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो इशू प्राइस से 117% ज़्यादा था। कंपनी के शेयरों का प्राइस बैंड 108 रुपये था। यूनिकॉमर्स सॉल्यूशंस के हर एक शेयर पर निवेशकों को 2 गुने से भी ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हुआ है। एचडीएफसी बैंक में आज 3% की गिरावट रही। दरअसल आज एमएससीआई रिव्यू का डिटेल आया जो बाजार को पसंद नहीं आया। पूरी कहानी बता रहे हैं यतीन मोहता। देखिए, जहां तक कि एचडीएफसी बैंक का सवाल है, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आई थी उसके बाद लगभग ये तय था कि एचडीएफसी बैंक में जो हेडरूम है एफआईआईएस का, उसके चलते बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ेगा एमएससीआई में, और उसके चलते लगभग 3 से $3.5 बिलियन का अनुमान था कि यहाँ बाइंग आएगी एमएससीआई के बदलाव के चलते। लेकिन एमएससीआई ने आज के सर्कुलर में ये बयान दिया कि जो एचडीएफसी बैंक का वेटेज है ये 2 चरणों में बढ़ेगा। सबसे पहले अगस्त महीने में जो रिव्यू होने वाला है और जो रिव्यू हो चुका है, यहाँ आप देखेंगे कुल मिला के लगभग $1.8 बिलियन यानी लगभग 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग यहाँ हो सकती है। हालांकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए की बाइंग होगी। और जो बैलेंस वेटेज एमएससीआई ने कहा है अपने बयान में, वो नवंबर रिव्यू में होगा सब्जेक्ट टू कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि जो हेडरूम है एफआईआईएस का यानी शेयर होल्डिंग में जो खरीद सकते हैं वो 20% होना चाहिए। तो इस बदलाव के चलते बाजार को ये एक झटका लगा, क्योंकि अनुमान था कि ज़्यादा बाइंग होगी, एमएससीआई के चलते वो कम बाइंग हुई, और जिसके कारण बहुत सारे हेज फंड्स और जो बड़े फंड्स हैं इनकी पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई पड़ी। इनफैक्ट निफ्टी के आधा से ज़्यादा का जो नुकसान था वो आज एचडीएफसी बैंक के वजह से हुआ। और नए रोजगार देने के लिए इंसेंटिव्स वाली जो 3 स्कीमें वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान की थी, उसे दिसंबर से लॉन्च किया जा सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्कीम के तहत उन कंपनियों को भी इंसेंटिव दिया जाएगा जो ट्रस्ट के जरिए पीएफ मैनेज करती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या है सरकार की तैयारी?
देखिए, दरअसल जो ELI यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसको लागू करने की तैयारियां अब जोर शोर से चल रही हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि दिसंबर में बड़े कार्यक्रम के जरिए इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। स्कीम को लॉन्च करने से पहले इसकी गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके ड्राफ्ट गाइडलाइंस को लगभग तैयार कर लिया गया है और इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन यानी संबंधित लोगों के साथ सलाह मशविरा का दौर शुरू हो रहा है, जिसमें इंडस्ट्री चैम्बर के लोग होंगे, श्रम संगठनों के लोग होंगे, साथ ही साथ जो इसके एक्सपर्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा और सलाह मशविरा के बाद गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जाएगा, फिर गाइडलाइन जारी की जाएगी। लेकिन अभी तक जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक दो बड़ी बातें इस गाइडलाइंस में हो सकती है। पहली बात कि आपने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने जब इस स्कीम का ऐलान किया तो वहां पे हर बात में, हर स्कीम में ये शर्त जुड़ी हुई थी कि वो नौकरी पेशा जिनको नौकरी मिल रही है या फिर जो नौकरी देने वाली कंपनी है वो EPFO के मेंबर होना उनके लिए ज़रूरी है। लेकिन मुझे सूत्र बता रहे हैं कि इसमें एक बड़ी राहत ये दी जा सकती है कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की जो कंपनियां हैं, जो EPFO के मेंबर नहीं हैं, जो प्राइवेट PF ट्रस्ट के जरिए एम्प्लॉय का PF को मैनेज करती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इससे अभी कम से कम 1300 से 1400 ऐसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्राइवेट ट्रस्ट के जरिए PF मैनेज करती हैं, तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कीम A और स्कीम C दोनों का फायदा एक साथ कंपनियां यहां पे उठा सकती हैं। बता दूं कि स्कीम A के तहत यह कहा गया था कि पहली बार जिनको नौकरी मिल रही है, फर्स्ट टाइमर जो होंगे, उनको 1 महीने की सैलरी 3 किस्तों में दी जाएगी, अधिकतम 15,000 रुपए तक की दी जाएगी। स्कीम C ये कहती है कि सभी सेक्टर के लिए जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उसमें 2 साल तक एम्प्लॉयर को यानी कंपनी को EPFO का कंट्रीब्यूशन सरकार देगी, अधिकतम 3,000 रुपए तक। तो ये दोनों का फायदा एक साथ कंपनी उठा सकती है। स्कीम B भी एक है जिसके तहत ये कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर पहली बार कोई नौकरी मिलती है तो यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का PF कंट्रीब्यूशन 4 साल तक सरकार इंसेंटिव के तौर पर देगी। इन्हीं तीनों स्कीम को सरकार दिसंबर में लॉन्च करने की तैयारी में है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अक्टूबर से ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर पक्के घर बनाने की शुरुआत होगी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को ग्रामीण आवास योजना के तहत 10 लाख घरों के निर्माण के लिए पहली किस्त जारी करेंगे। अगले 18 महीने के अंदर इन घरों का निर्माण पूरा करना होगा। डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। देखिए, 2 करोड़ घर बनाने की सरकार की योजना है। पिछली अगर मैं योजना की बात करूं तो 95 लाख के आसपास सरकार ऑलरेडी बना चुकी है, लेकिन अब जो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि हम अगले 5 सालों के अंदर 2 करोड़ घर और बनाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास है इसका पूरा बजट ओवरऑल रखा गया है। केंद्र सरकार इसके अंदर केंद्र और राज्यों के बीच में 60-40 का शेयर होता है। 60% केंद्र सरकार देती है और 40% जो है राज्य सरकारें इसके अंदर देती है। तो बहुत सारे राज्यों ने इसके लिए ऑलरेडी आवेदन मंगा लिए थे। तो पहले चरण के अंदर जिसे कहते हैं कि हम 10 लाख घरों की शुरुआत की जाएगी, वो 2 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जब प्रधानमंत्री मोदी सीधे जो खाता धारक है उसके अकाउंट में पैसे यहाँ पर आते हैं और उसके बाद सरकार, केंद्र, राज्य सरकारें मकान को मॉनिटर करते हैं कितना पूरा हुआ, कितना नहीं हुआ। तो वो बनाने की शुरुआत 2 अक्टूबर से कर दी जाएगी। GST काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को दिल्ली में होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में इन्फोसिस समेत फॉरेन एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस को GST डिमांड पर आंशिक राहत मिल सकती है। साथ ही हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पर भी GST दरों में कटौती पर चर्चा हो सकती है। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 18% का GST जिस तरह से राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, उम्मीद की जा रही है कि 9 सितंबर को जब GST काउंसिल की बैठक होगी उसमें इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस पर जो प्रस्ताव है उसमें 18% से GST घटाकर 5% किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे जो बड़े मुद्दे हैं उनमें इन्फोसिस समेत फॉरेन एयरलाइंस और शिपिंग लाइंस पर जो टैक्स डिमांड DGGI की तरफ से भेजे गए हैं उन मुद्दों पर भी GST काउंसिल के अंदर चर्चा हो सकती है। दरअसल इस पर एक क्लैरिफिकेशन आने की उम्मीद है, क्योंकि इस मामले में DGGI ने इन्फोसिस पर 32,400 करोड़ रुपए का, फॉरेन एयरलाइंस पर करीब 10,000 करोड़ रुपए का और साथ ही साथ शिपिंग लाइंस पर 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड भेजा हुआ है। लिहाजा इन मुद्दों पर एक तरह से क्लैरिफिकेशन आने की उम्मीद है कि आखिरकार जो कंपनियां होती जिनके ब्रांच ऑफिसेस ऑफशोर होते हैं या फिर जो डोमेस्टिक होती हैं, ऐसी कंपनियों में जब आपस में ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसको किस तरह से उस पर GST लगाया जाए। अभी DGGI ने 18% GST के हिसाब से इन सभी कंपनियों को
टैक्स नोटिसेस भेज रखे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इस पर कोई ना कोई एक राहत आती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ड्यूटी इन्वर्जन के इश्यूज हैं जिस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जीएसटी काउंसिल में भी कई सारे बड़े फैसले होने की उम्मीद की जा रही है। जुलाई में सरकारी महंगाई के आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिली है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 5 सालों में निचले स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन महंगाई सिर्फ आंकड़ों में कम हुई है, ना कि बाजार के अंदर। पिछले 2 महीनों के अंदर आलू, प्याज, टमाटर और हरी सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाताओं ने बाजार भाव को जानने की कोशिश की। सरकारी आंकड़ों में महंगाई भले ही कम हुई हो, लेकिन बाजार की हकीकत ठीक उससे उलट है। पिछले 2 महीनों में दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की वेबसाइट भी बता रही है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आलू की। 1 जून को आलू के दाम 28 रुपए किलो थे। 31 जुलाई तक बढ़ करके वो 38 रुपए किलो हो गए। आज आलू 40 रुपए किलो मिल रहा है। प्याज की मैं बात करूं तो प्याज 30 रुपए किलो था, जो कि बढ़ करके 31 जुलाई तक 47 रुपए किलो हो गया। आज प्याज 50 रुपए किलो मिल रहा है। टमाटर के बारे में आपने भले ही सुना होगा, टमाटर जुलाई महीने के अंदर 150 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तो दाम कम करने के लिए सरकार ने सस्ती दरों पर 60 रुपए प्रति किलो टमाटर बेचने की शुरुआत भी की थी। अब बाजार के अंदर यही टमाटर 60 रुपए किलो मिल रहा है। तो दाम लगातार बढ़ रहे हैं। मानसून के चलते हरी सब्जियों में भी काफी परेशानी देखने को मिली थी। जुलाई महीने के अंदर टिंडा, घिया, तोरी सब 70 रुपए से 80 रुपए प्रति किलो मिल रहे थे। आज भी वही दाम इसके बने हुए हैं। शिमला मिर्च 120 रुपए प्रति किलो मिल रही है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 महीनों के अंदर महंगाई में किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिली है। ये महंगाई सिर्फ सरकारी आंकड़ों के अंदर देखने को मिली है। ये है दिल्ली का हाल। चलिए अब चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर हमारे संवाददाता केतन जोशी बता रहे हैं कि वहां पर महंगाई आंकड़ों में कम हुई है या जमीन पर भी कम हुई है। अहमदाबाद में भी अगर 1 महीने के अंतराल पर जो सब्जियों के दाम की कंपेयर करें तो वो दाम घटे नहीं हैं, बढ़े हुए हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद की एक सब्जी मंडी में मौजूद है और यहाँ पर रिटेल का कारोबार होता है। टमाटर के 1 महीने पहले जो दाम 125 रुपये थे वो बढ़कर 200 हो गए हैं। उनके बिल्कुल बगल में जो मिर्च है, मिर्च के दाम में भी 125 रुपये प्रति किलो था, वो बढ़कर आज 200 रुपये हो गया है। और वहाँ से थोड़ा कैमरा हम घुमाकर ग्वार पर लेकर आए तो ग्वार की जो दाम थे 1 महीने पहले 150 रुपये, वो आज बढ़कर 225 से 240 रुपये हो गए हैं। और सबकी थाली में जो आलू और प्याज रहते हैं तो आलू के दाम 25 रुपये थे, वो बढ़कर 35 और उतना ही दाम प्याज के भी हो गए हैं। और बाकी जितनी भी सब्जी है उनके दाम बढ़े नहीं है 1 महीने में, कम से कम 25 से लेकर 30, 40, 50% तक बढ़ गए हैं। आंकड़े चाहे जो भी बयां हो, लेकिन जब हम ग्राउंड पर आते हैं तब रियलिटी पता चलती है और अभी ये दाम बढ़े हुए ही दिख रहे हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। त्योहारों के समय खाने पीने की चीज़ों में मिलावट की जांच अब फटाफट हो पाएगी। फूड सेफ्टी रेगुलेटर फसाई फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स जैसा मोबाइल लैब लाया है। कैसे काम करता है ये मोबाइल लैब और इसके क्या फ़ायदे हैं, बता रहे हैं रोहन सिंह। त्योहारों का मौसम आ रहा है और इस दौरान जब आप बाजार में आते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, तो आपके मन में कई बार ये डाउट होता है जो सामान आप खरीद रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं। इसका एक सॉल्यूशन यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है। ये FSSAI की एक इनिशिएटिव है। ऑन डिमांड यहाँ पे आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया होगा, जिससे आप अगर आपको किसी तरह का शंका है तो आप इसे कॉल कर सकते हैं। और ये जो है ट्रक, ये अपने आप में एक पूरी लेबोरेटरी है, यहाँ सब कुछ है। मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है। सर ये बताइए कि अलग फिलहाल आप एक ड्राइव पे निकले हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों पे ड्राइव कर रहे हैं, किस तरह की टेस्टिंग हो सकती है और कौन कौन सी चीजें अगर किसी के मन में डाउट है क्या लेके आ सकता है? एक्चुअली बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये FSSAI और दिल्ली गवर्नमेंट का एक ज्वाइंट प्रोग्राम है। इसके थ्रू हम जो FBOs और वेंडर्स हैं उनके अंदर ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि आप लोग जो चीज़ें बेच रहे हैं और जो आम जनता जो कंज्यूम कर रही है उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिससे हम ये बता रहे हैं कि उसके अंदर अडल्ट्रेशन है या नहीं है, जो भी आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। त्योहारों का मौसम आ रहा है, बहुत सारी चीजें, हम मिठाइयाँ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप पनीर देख रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए इसकी टेस्टिंग करनी है, एक सैंपल अगर हम हमें करके दिखाएंगे आप। बिल्कुल, ये तो बर्फी आई हुई है मेरे पास। बर्फी है, हाँ मैंने बर्फी को लिया हुआ।
इसके अंदर मैंने डिस्टल वाटर डालूंगा, ठीक है। अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है तो इट शोज ये अडल्ट्रेटेड है। इसका कलर ब्लू नहीं हुआ है। अगर ये बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाएगा तो ये अडल्ट्रेट के अंदर डिटर्जेंट है, मतलब ये नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये बताइए कि इस तरह की जो तमाम चीजें हैं, अगर दिल्ली में फिलहाल किसी के मन में कोई शंका है, आप तक कैसे रीच आउट करें? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन नंबर्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे डिपार्टमेंट का एक सारे हेल्पलाइन नंबर्स है सारे। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट के आगे नंबर दिए हुए हैं। अगर इन केस आप कोई भी दिक्कत आ, पहले आप ये जानिए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, आप वहाँ पे कॉल कीजिए। वहाँ पे जो कंसर्न पर्सन हमारे फील्ड में होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे। नहीं तो हमारे दिल्ली क्या कहते हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अपना एक पोर्टल भी है जहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं और विद इन 1 और 2 days वी विल रीच यू आउट। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में महायुति के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान जल्द हो सकता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि तीनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है, इसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा। पिछले कुछ दिनों से महायुति की तीनों पार्टियों के बीच में चर्चाएं चल रही है, कई सारी मीटिंगें हो रही है, तो क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो चुका है? हमारा तय हो चुका है, लेकिन हमने डिक्लेयर नहीं किया है। मैं सीएम डीसीएम वहाँ बैठे थे, हमारे अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे तब हम उसके बारे में बताएंगे कि ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन जैसे देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में एक एक सीट के लिए, खास करके मुंबई की कुछ सीटें थी, कोंकण की सीटें थी, उसको लेकर काफी सारी खींचतान हुई थी। उसके हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसीलिए हम अभी देर नहीं लगाने वाले, हमारा अंडरस्टैंडिंग है। जैसे कि हम आपके साथ देख रहे हैं आपकी यात्रा में कि कई जगहों पे भावी मुख्यमंत्री के होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो मैं हमेशा बताता हूँ, आखिर वो मैजिक फिगर है 145 हमारे महाराष्ट्र में, वो 145 जो मैजिक फिगर तक जाएगा वो ये महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो आप ये मानते हो कि इस बार के चुनाव में तीनों पार्टी में जिसकी सीटें ज्यादा होगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा? नहीं, उसके बारे में हम साथ साथ बैठकर डिसीजन लेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी में काफी सियासी हलचल चल रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। बांग्लादेश की एक अदालत ने ढाका के एक राशन दुकानदार की हत्या में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कथित भूमिका की जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता के वकील के मुताबिक दुकानदार की हत्या पिछले महीने छात्र आंदोलन के दौरान हुई थी। हसीना और 6 अन्य लोगों के खिलाफ आमिर हमजा ने केस दर्ज कराया। ढाका के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने सुनवाई के लिए इस अर्जी को मंजूर कर लिया है। इस मामले में हसीना की पार्टी आवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर और पूर्व गृह मंत्री अब्दुल जमा खान और कुछ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस आज देश के एक प्रमुख हिंदू मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर गए। उन्होंने कहा कि वो और उनके साथी देश को एक परिवार की तरह बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमें देश में बड़े फासलों के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन जब मैं हवाई अड्डे पर उतरा तो कहा कि हम बांग्लादेश को एक परिवार बनाना चाहते हैं। यहाँ परिवारों के बीच कोई अंतर नहीं होगा, हम बांग्लादेश के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के मौजूदा हालात का हवाला देकर लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस समय हर किसी की मदद की ज़रूरत है। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम आज भारत लौट आई है। भारतीय हॉकी टीम का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। फैंस ने ढोल नगाड़े बजाकर पूरी टीम का स्वागत किया। खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बता दें कि ओलंपिक में हॉकी में भारत ने स्पेन को 3-2 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।